हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, अभी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज में प्रॉफिट फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन से रिलेटेड, प्रॉफिट थ्योरी से रिलेटेड काफी सारी बातें डिस्कस करी। अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो प्रॉफिट थ्योरी के न्यूमेरिकल कंसेप्ट के लिए होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बेस पर होगा। आपके एग्जाम में प्रॉफिट थ्योरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप एक आइडिया लगा लो कि परफेक्ट कंपटीशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न्स भी होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। जो लोग हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक अल्फा सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको अल्फा सीरीज नाम का फोल्डर मिलेगा। क्लिक करे हुए आपको बहुत सारी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। ठीक है। और सेकेंडली गाइस, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए। आपका जो भी सिलेबस हो, अगर माइक्रो इकोनॉमिक सिलेबस है और आपकी ये टॉपिक्स एग्जाम के लिए हैं सिलेबस में, तो ये टॉपिक्स, ये क्लासेस आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। इन केस कोई टॉपिक रह जाता है या कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रह जाता है और आप समझना चाहते हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर हमने वो कवर कर लिया होगा तो हम आपको बता देंगे ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर हो चुका है, ये आगे कवर होगा। इन केस अगर वो हमारी लिस्ट में नहीं है तो उसको हम अपनी लिस्ट में रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और आज जो हमारा टॉपिक कवर होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर आईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी एग्जाम, प्रॉफिट थ्योरी। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइएगा। क्या देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन तो बेटा आपको पता है कि प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है। प्रॉफिट बेसिकली टी आर माइनस का टी सी होता है। ठीक है। और हमें मान के चलते हैं जो टी आर होता है वो पी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है, जो टी सी होता है टी सी एक फंक्शन होता है विच इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। एंड बेसिकली हाँ, हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि बेसिकली दो बातें हो सकती हैं। ये जो प्राइस है, ये या तो कॉन्स्टेंटली गिवन होगा। मान लो ये गिवन है, तो अगर ये गिवन होता है ना, मान लो अगर ये प्राइस गिवन होता है और कांस्टेंट होता है, तो हम मान के चलते हैं कि जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। ठीक है। और अगर ये प्राइस गिवन नहीं होता, एक ये इक्वेशन या फिर आप कह सकते हो प्राइस एज अ डिमांड कर्व गिवन होता है। डिमांड कर्व यानी प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये ऐसे गिवन होता है प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, देन उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है बेटा। इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन जब प्राइस आपका क्वांटिटी की फॉर्म में गिवन होता है, और ये बेटा जब प्राइस कॉन्स्टेंटली गिवन होता है तो उसे हम बोलते हैं परफेक्टली कंपटीशन। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन। नाउ अब बेटा देखो, ये बेसिकली हमने बोला दैट इज टी आर इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, सी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, मतलब टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। एंड बेसिकली व्हेन यू डिफरेंशिएट योर प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ठीक है बेटा। तो बेसिकली ये हो जाएगा डी टी आर ऑफ क्यू अपॉन में डी क्यू माइनस का डी टी सी अपॉन डी डी क्यू, और टी सी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। तो बेटा बेसिकली ये आपका हो जाएगा एम आर। ठीक है। और ये हो जाएगा एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली। ठीक है। अब देखो चीज़ें अभी आपको हल करके आगे चल के पता चलेंगी। जैसे कि अगर ये प्राइस कांस्टेंट होता तो एम आर क्या होता है, प्राइस अगर ये होता तो एम आर क्या होगा। बट बेसिकली मैं जनरलाइज टर्म की बात करूँ तो इसे हम बोलेंगे मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट व्हेन यू when you sell extra profit, then obviously you face extra cost of this production। basically जब आप एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो, एक्स्ट्रा यूनिट सेल आउट करते हो, ठीक है, तो बेसिकली उस एक्स्ट्रा यूनिट का जो रेवेन्यू वो एम आर होता है, लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट का जो कॉस्ट होती है वो एम सी होती है। ठीक है। तो हमें मान के चलते हैं कि जो मार्जिन रेवेन्यू वो बेसिकली कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस? हमारा बेस्ट ऑप्शन ये है कि बेटा जो मार्जिनल प्रॉफिट हो
वो जीरो हो। आप बोलो सर मार्जिनल प्रॉफिट जीरो हो, ये तो बड़ी खराब बात है। नहीं बेटा, बिल्कुल खराब बात नहीं है। मैं प्रॉफिट को जीरो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मार्जिनल प्रॉफिट। देखो बेटा, अगर हम बेसिकली एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस कर रहे हैं। और बेटा हम जब एक एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस करके एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा ऑब्वियसली बात है हमारा प्रॉफिट भी एक एक्स्ट्रा लेवल पर आएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट कि बेटा वो मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, क्योंकि बेटा कभी कभी हो सकता है कि कॉस्ट ज़्यादा फेस कर ली, रेवेन्यू कम मिला, या कभी कभी हो सकता है रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, कॉस्ट कम फेस कर ली। तो इफ एम आर इज मोर देन एम सी देन इट इज़ अ वेरी गुड कंडीशन फॉर द फर्म। बट इफ एम सी इज मोर देन एम आर देन बेटा फर्म के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। देन ऑल ऑफ द फर्म बेसिकली कंपैरेटिवली डिसाइड करती हैं, वो लोग कंपैरेटिवली चाहते हैं कि हमारा जो मार्जिनल प्रॉफिट हो ना वो जीरो हो। दैट इज एमपी, मतलब मार्जिनल प्रॉफिट। मैं लिख भी देता हूँ बेटा इस चीज़ को, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। मार्जिनल प्रॉफिट बेसिकली जीरो होना चाहिए। तो पता है क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है कि इकोनॉमी का बेसिकली फर्म का एफिशिएंसी लेवल आ जाता है, एफिशिएंसी कंडीशन आ जाती है। एफिशिएंसी कंडीशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ही विल गेट बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है बेटा। वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करते हैं क्योंकि एक लिमिट के बाद में प्रॉफिट का चेंज होना जीरो हो जाता है। तो इफ द मार्जिनल प्रॉफिट इज जीरो देन इट मीन्स एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, ठीक है बेटा। व्हाट इज द मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ऑफ द फर्म, दैट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी। बेटा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इस बारे में बिल्कुल मत सोचना कि फर्म कैसी है, फर्म कैसी है या फर्म कौन सी है, फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है या फिर फर्म इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। बेटा दोनों चीज़ों के बारे में अभी मत सोचना। क्यों? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपल सी। अगर फर्म फर्म हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, अगर हमारी फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो बेटा जो एम आर होता है वो पी के बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली एम सी हो जाएगा कब, जब फर्म हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अगर बेटा हमारी फर्म इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो बात तो वही है, एम आर इक्वल टू एम सी ही है। बट ये जो एम आर है, दिस एम आर इज अ बेसिकली एम आर इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। सो बेसिकली ये एम आर हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और ये वाला जो एम आर बेसिकली देखो अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, या फिर ओलिगोपोली की, जो जो मेजर मार्केट्स होती है, जो मेजर सेलर्स होते हैं, उनके लिए बेटा जो एम आर होता है, बेसिकली आप सोचो एम आर क्या होगा। बेसिकली बेटा एम आर हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड होता है। तो या तो एम आर हॉरिजॉन्टल होगा या फिर एम आर डाउनवर्ड होगा, ठीक है बेटा। बेसिकली वो एम आर डाउनवर्ड होता है क्योंकि वो डिमांड कर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कि मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज की कंडीशन ये होती है, यानी आपने बोला कि एम आर इक्वल टू एम सी इज द कंडीशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी डी पाई अपॉन में डी क्यू इज इक्वल्स टू एम आर माइनस का एम सी। गाइस दिस इज द बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन and basically necessary condition for profit maximization. But when you differentiate this profit again with respect to quantity, then basically आपको क्या मिल जाएगा, जब आप एम आर का डेरिवेटिव करोगे तो बेसिकली you will get slope of एम आर, एंड एम सी का डेरिवेटिव करोगे आप तो will get basically slope of एम सी, स्लोप ऑफ एम आर एंड स्लोप ऑफ एम सी। एंड एज यू नो गाइज हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। प्रॉफिट बेसिकली इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि डेल पाई स्क्वायर डी सी डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू स्क्वायर is basically negative. It means slope of, या मैं लिख देता हूँ इस चीज को, it means that slope of MR
इज लेस देन स्लोप ऑफ MC। एंड गाइज एज यू नो, आपको शायद पता होना चाहिए कि जो MC होता है, MC मतलब पहले डाउन होता है, लेकिन आफ्टर द सर्टेन लिमिट, आफ्टर द MEC अटेनमेंट, वो बेटा वो इंक्रीज करता है, यानी वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, जो MC होता है वो बेसिकली अपवर्ड स्लोपिंग होता है, वहीं कि बेटा जो MR होता है, जो बेटा हमारे पास जो MR होता है वो बेसिकली बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यानी मैं कह रहा हूँ कि जो MC है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, MR जो डाउन स्लोपिंग होता है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग का स्लोप ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग का स्लोप ऑब्वियसली बात है बेटा नेगेटिव होगा। इस वजह से स्लोप ऑफ MC इज मोर देन स्लोप ऑफ AC। सॉरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ MC इज मोर देन स्लोप ऑफ MR। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने जो MC होता है वो ये हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा MR होता है, शायद अगर आपको पता हो, वो ये होता है। तो दिस इज MR, दिस इज MC। या तो MR हॉरिजॉन्टल होता है, या फिर या तो MR डाउन स्लोपिंग होता है, या फिर MR हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और ये हमारा MC होता है। अब जस्ट थोड़ा कंफ्यूज मत होना, हम जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे भी बेटा कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे, तो बस ये अंडरस्टैंडिंग बैठाना है यहाँ पर चीज़ों में। ठीक है, बट कंफ्यूज मत होना चीज़ों को लेकर, जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान दो। अगर माइंड में कोई डाउट है तो उस डाउट को लिख के रखना, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप लोग डाउट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझ में आ गई आपको बेटा प्रॉफिट वाली? तो बेसिकली बेटा बात क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन हमारी हो जाती है कि पहली बात तो कंडीशन MR=MC होना चाहिए, उसके बाद में हमारा जो स्लोप ऑफ MC MR के स्लोप से ज़्यादा होना चाहिए। अब बेटा देखो, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इधर समझिएगा एक बात। अभी का जो मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इनवर्स इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, इनवर्स इलास्टिसिटी, तो इसका जरा कंसेप्ट समझिएगा। देखो बेटा, इनवर्स इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली मतलब आया कहाँ से? देखो वो ना बेटा प्रॉफिट फंक्शन से आया। प्रॉफिट फंक्शन यू नो, TR माइनस का TC। बेटा अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो अगर आपसे पहले आपने नोटिंग नहीं करी तो आपसे बेटा अब यहाँ से आप नोटिंग करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब ये मान के चलो P इंटू क्यू माइनस का TC इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। या आप कह सकते हो, ये थोड़ा पेन में ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक पेन ज़्यादा सही रखता है। TR is a function of quantity, TC is a function of quantity, and basically TR का मतलब होता है P into quantity and price is a function of quantity basically। तो ये P है which is a function of quantity, और ये quantity है, माइनस का TC that is a function of quantity, so this is basically profit। now अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस प्रॉफिट को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, इस प्रॉफिट को अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो इट्स बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड माइनस का सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, एंड माइनस, अच्छा यहाँ प्लस आएगा हाँ प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, बड़ा प्लस आता है रूल में, माइनस का डी बाय डी क्यू ऑफ TC विच इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हुआ क्या है इधर, ये तो P इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी तो है, और ये Q का 1 हो जाएगा, प्लस Q, ये हो गया DP बाई डी क्यू दैट इज P, या इसको आप ऐसे रखो DP बाय डी क्यू वेयर P इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, माइनस का दैट इज MC, and d pi upon में dq, and you know for optimization put marginal profit is equals to 0। तो बेसिकली जब आप मार्जिनल प्रॉफिट को 0 के इक्वल रखोगे तो बेटा बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट इज P इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी प्लस का Q DP विच इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी अपॉन में DQ एंड इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मतलब इज इक्वल टू भेज दिया। अब बेटा देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक चलो सही है आपको, जैसे टॉपिक का नाम इनवर्स इलास्टिसिटी है,
इसका मीनिंग समझते हो क्या होता है इनवर्स इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब? वैसे तो बेटा मैंने आपको अपने नॉर्मल क्लास में भी समझाया, बट अब थोड़ा टेक्निकल समझा रहा हूँ। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज डेल डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का। ठीक है, दैट इज डेल डी क्यू बाई डी पी डॉट पी बाई क्यू। सो ये आया पी इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी प्लस का क्यू। ठीक है, डी पी बाय विच इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डी पी बाय डी क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी बाय क्यू है, और हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, हमारे पास गिवन है बच्चा सिर्फ क्यू। तो हम क्या करेंगे, पी बाय पी में पी से मल्टीप्लाई करा, पी से डिवाइड किया। ठीक है, पी से मल्टीप्लाई पी से डिवाइड। अब देखो क्यू है डी पी के साथ में, डी क्यू है पी के साथ में, तो मैंने पी से मल्टीप्लाई करा, पी से डिवाइड किया। अब देखो क्या होगा जी इधर, और वही वाला फंक्शन। अगर मैंने यहाँ से p को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस क्यू बाय पी डी पी बाय डी क्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। पहली बात तो बेटा आप एक ही समझ लेना, इसको तो पहली बात तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको भी नहीं बल्कि इसे बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा मैं। नाउ अब बेटा बाप बताओ जस्ट मुझे ये वाला रीजन क्या है, ये रीजन दिस इज बेसिकली इलास्टिसिटी, है ना, ये बेसिकली इलास्टिसिटी बन गया ये। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पी हमने बार कॉमन लिया, 1 प्लस का 1 अपॉन में ई। ठीक है, 1 प्लस का 1 अपॉन में ई बेसिकली। तो देखो एक तो चीज आप इसको रखो, ये तो आपकी इनवर्स इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यहाँ से अभी एक्सटेंड होगा, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। या आप ये इधर भी अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा बना कि 1 प्लस 1 अपॉन में ई इज इक्वल्स टू एम सी अपॉन में पी, या फिर 1 माइनस का एम सी अपॉन में पी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन में ई। ठीक है, वो मर्जी आपकी, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली पी माइनस का एम सी अपॉन में पी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन में ई। ठीक है बेटा, तो जस्ट अब देखो कंसेप्चुअली चीजें समझना। इलास्टिसिटी जो होती है बेसिकली आपकी जैसे बेसिकली नेगेटिव में गिवन होती है, मतलब माइनस बाहर साइन होता है, तो आप चाहो तो यहाँ से माइनस साइन हटा सकते हो, बिकॉज माइनस साइन ओनली शो डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। आपको बताऊँ कैसे हटेगा माइनस साइन, देखो ऐसे ऐसे हटेगा माइनस साइन। जो ये ई लिखा है वो आपने बाहर माइनस साइन, ऑब्वियसली बात है जनरल फॉर्मूले में माइनस होता है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि एब्सोल्यूट लेते हैं, बट अगर माइनस की इंपॉर्टेंस है ज़्यादा माइनस टर्म की, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो अब यहाँ से अगर आप बेसिकली सॉल्व भी करोगे तो ये 1 अपन में ई माइनस इज इक्वल्स टू क्यू बाय पी एंड डी पी बाय डी क्यू। समझ रहे हो, ये वैल्यू ये उठा के रखी हम लोगों ने, दैट इज माइनस का 1 अपन में ई। तब सोचो, अब सोचो ये जो वैल्यू है इसके जगह रख दो माइनस का 1 अपन में ई, तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और जब ये सोचो जब ये इधर आएगा उधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वो अपना पूरा टर्म सेम रहेगा, तो वही टर्म सेम आ गई। बस बेटा पढ़ने के तरीके होते हैं चीज़ों को, दोनों चीज़ें अगर आप यहाँ पे माइनस रखो ना मत रखो, बात दोनों एक ही रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसे हम बोलेंगे इनवर्स इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इनवर्स इलास्टिसिटी। ठीक है, इनवर्स इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट। अब देखिए एक एक करके चीज़ें समझना, मैं तो आपको बेटा कंसेप्चुअली चीज़ें समझा रहा हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया कि P माइनस एम सी अपॉन में P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में E। देन द डिस्कशन पॉइंट इज दैट के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज दैट डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ना P माइनस एम सी, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, यानी आप बेसिकली प्राइस जो आपने चार्ज किया, एग्जांपल 10 रुपीज़ चार्ज किया जिस कमोडिटी का चार्ज किया, लेकिन उस कमोडिटी की जो कॉस्ट थी, प्रोडक्शन कॉस्ट थी, वो है 5 रुपीज़, तो 10 माइनस का 5 उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पर 5 आ गया, तो आप क्या बोलोगे उसको प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट का तो पार्ट हो गया, बट ये प्रॉफिट क्यों क्यों लिया है हम लोगों ने, क्यों लिया प्रॉफिट, प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारा आ चुका था हमारे पास जब हमने कॉस्ट डिसाइड करी थी। और मजे की बात क्या है, कंज्यूमर ने भी दे दी, कंज्यूमर को मालूम होगा या अंदाजा होगा कि प्राइस
बेसिकली इस ये जो 10 है इससे कम होगा, डेफिनेटली कंज्यूमर को अंदाजा है, लेकिन फिर भी उसने प्राइस जो प्राइस 10 रुपये दे दिया, मतलब 5 रुपये से ज़्यादा दे दिया। क्या रीज़न है इसके पीछे का? बेटा इसके पीछे का रीज़न है मार्कअप। यानी जब भी कोई भी कंज्यूमर प्राइस ज़्यादा देता है, उसको पता होता है कि प्राइस जो है एमसी से ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी प्राइस वो पे करके चीज़ को कंज्यूम करूंगा, इसका मतलब कंज्यूमर हैव टू पे द मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो जो प्रोड्यूसर या सेलर जो है कंज्यूमर से जो है लेता है, और वो ये बोल कर ही लेता है कि भाई आप जो प्राइस दे रहे हो वो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा। और उसे आप कह सकते हो गुडविल। ठीक है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली कि जो प्राइस होता है वो गुडविल का अमाउंट होता है। अब जैसे कि जस्ट एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अब आप बोलते हो सर आईफोन है, ठीक है, और उसके साथ साथ जैसी फैसिलिटी आईफोन में मिल रही है, मैं बात करूँ फैसिलिटी की, ब्रांड की बात नहीं कर रहा, जैसे कैमरा वगैरह, हाँ क्वालिटी आई नो कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट अगर हम बेसिकली जितना हमें यूज़ मिल रहा है उतने ही यूज़ की हम बात करें, तो जितनी कॉस्ट हम आईफोन में लगाते हैं उससे कई गुना कॉस्ट कम में, मतलब कई गुना कम कम प्राइस में हमें सेम बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन हम फिर भी जस्ट आईफोन ले रहे हैं, ठीक है, कि हम कभी ये कहते हैं कि सेम कमोडिटी के अंदर कैमरा भी है, सेम मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा भी है, जैसे सैमसंग वगैरह, ये भी वो भी सेम फंक्शन है, बट आप ज़्यादा प्राइस को ले रहे हो, नहीं बोलते, क्योंकि बेटा हमें सबको पता है कि हम लोग मार्कअप पे कर रहे होते हैं। जो आईफोन का प्राइस है वो भी इसलिए उसको वो हाई प्राइस है क्योंकि उसको जो बनाने वाले इंजीनियर्स हैं वो बहुत हाई पेमेंट लेते हैं, यानी वो उनका मार्कअप लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो बेसिकली बेटा जो पी माइनस एम सी होता है वो मार्कअप होता है। अब गेम क्या है यहाँ पे, देखो नोट समझना है यहाँ पे दो चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको पी माइनस एम सी अपॉन में पी इज इक्वल्स टू 1 में ई। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे मैं ये कहता हूँ लेट सपोज द मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, बेसिकली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। परफेक्टली कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि इन दिस केस द P is equals to MC is the profit maximization condition, you know, profit maximization condition। अच्छा आप इस चीज़ को कैसे बोल सकते हो, तो ये भी आप समझ लो जरा बेटा यहाँ पे जरा ध्यान से, मतलब ये इस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जरा एक चीज़ बीच में एक चीज़ समझ लेना। ये यहाँ पर इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोला था, ठीक है, इसे अब जरा इस इक्वेशन को जरा एक छोटा सा नोट यहाँ बनाइएगा, इधर जगह हमारे पास में, यहाँ एक नोट बनाइएगा छोटा सा बेटा। मैं बीच में रोक के बता रहा हूँ बेटा आपको, दैट इज पी प्लस क्यू डी पी बाय डी क्यू इज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है। अब ये बेटा दो मार्केट हो सकती है, जैसे कि आपको पता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, अगर ये अगर मान लो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, मान लो ये अगर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, पीसी, तो क्या होता है, देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में जो प्राइस होता है ना वो बेसिकली गिवन होता है। आप सबको पता है कि इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइसेस आर गिवन, इट मींस व्हाट, इसका मतलब बेटा ये है कि कोई भी एजेंट इधर सेलर और बायर कैन नॉट चेंज द मार्केट प्राइस, बिकॉज उनका इंडिविजुअल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब मार्केट के प्राइसेस पर। मतलब बायर चाहे ज़्यादा, वो बायर चाहता है कम पैसे पे करना, सेलर चाहता है ज़्यादा पैसे लेना, तो दोनों ही का ट्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस प्राइस बेसिकली दिस प्राइस सेट बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेट करती है इन प्राइसेस को। सो बेसिकली बेटा यहाँ पे प्राइस गिवन होगा, तो एनी चेंज इन प्राइस गिव जीरो, मतलब अगर आप कहते हो कि प्राइस का चेंज अगर क्वांटिटी की वजह से आ रहा है तो जीरो आउटकम आएगा। यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कोई बोलेगा भाई आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लो थोड़ा प्राइस कम कर दो, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मेरे पास समझ में आ गया आप लोगों को, या फिर आप कम क्वांटिटी ले रहे हो हम आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, नो, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं होता। सो दैट एनी चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस कम ज़्यादा होना इज अ डिफरेंट थिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंज इन क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी का रीज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, क्वांटिटी का रीज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, डी वी बाई डी क्यू इज जीरो इन दिस केस, तो पी इज इक्वल्स टू एम सी इज दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, बिकॉज दिस वाज ऑलरेडी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। ये प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ये ऑलरेडी है, ठीक है।
ठीक है बेटा, ये ऑलरेडी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ये ऑलरेडी है, तो जब ये मॉडिफाइड हुई तो P इक्वल्स टू MC आ गया। ठीक है बेटा, और अगर यहाँ पे मार्केट मान लो इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, अगर मार्केट इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइजेस प्राइजेस आर नॉट गिवन, प्राइजेस आर नॉट गिवन, बट प्राइस कर्व इज गिवन। ठीक है, प्राइस कर्व गिवन होगा, तो बड़ा प्राइस कर्व गिवन होने का मतलब क्या हो जाता है, प्राइस कर्व गिवन होने का मतलब हो जाता है कि dp by dq basically there is a inverse relationship between price and quantity, so there is a basically inverse relationship, तो dp by dq is negative in this case। ठीक है, if this is negative then p plus q dp by dq mc। और एज यू नो बेटा, जरा समझना ध्यान से, आप सोचो जब मैंने इसको नेगेटिव बोला है तो क्या होगी, ये P माइनस ये, मतलब माइनस लगा सकता हूँ अगर नेगेटिव होगा। आप खुद सोचो कि P में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, उसके बाद MC के बराबर हो रहा है, इसका मतलब P इज मोर देन MC। ठीक है बेटा, सो दैट आप तो जानते हो सब चीजें कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर P इज इक्वल टू MC होता है, एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर P इज मोर देन MC होता है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन P is equals to MC, and when P is equals to MC, so that there is no any type of markup, that is if you write the equation here, that is P minus MC upon में P which is equals to 1 upon में E, so बेटा ये जो टर्म है, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप बेटा बेसिकली जीरो है, तो इट इज बेसिकली जीरो बाय P इज इक्वल्स टू 1 upon में E, या फिर E इज इक्वल्स टू P upon में जीरो, और इट मे बी written as infinity, so that in this case the elasticity of demand is basically infinite, यानी perfectly inelastic। ठीक है बेटा, it is basically perfectly inelastic। ठीक है, अब लॉजिकल बात समझना, क्योंकि प्राइस गिवन था और मजे की बात क्या थी, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर था। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको क्लियरली अच्छे से? ठीक है बेटा, अब सिमिलरली ये तो हमने एग्जांपल लिया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा यहाँ पे सेकंड नोट, दैट इज मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन का। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सोचो बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का में बेसिकली मतलब होता है कि जब प्राइजेस आर नॉट गिवन, बेसिकली प्राइजेस आर नॉट गिवन। ठीक है, बेसिकली प्राइजेस आर नॉट गिवन, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि व्हेन P इज मोर देन MC, देन इफ P इज मोर देन MC, तो इट मींस व्हाट, आप कहते हो P माइनस MC अपॉन में P इज 1 अपॉन में E, व्हेन यू से दैट P इज मोर देन P इज मोर देन MC, तो दैट मींस व्हाट, इसका जो डिफरेंस है बेटा वो पॉजिटिव होगा, इसका डिफरेंस पॉजिटिव है तो 1 अपॉन में E भी मतलब पॉजिटिव होगा, यानी 1 अपॉन में E इज मोर देन 0। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो 1 upon में E is more than 0, when 1 upon में E is more than 0, तो it means what, it means that कि elasticity of demand is basically आप इसको ऐसे कह सकते हो, that is E is less than 1 upon में 0, it means what, E is less than infinity, but you know if it basically E is less than infinity, ठीक है, इलास्टिसिटी लेस देन इन्फिनिटी होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली इलास्टिक है, तो इट बेसिकली मोर देन 1। ठीक है बेटा, मोर देन 1, एक से ज़्यादा होगी तो इस आप इसे कह सकते हो इट्स इलास्टिक बेसिकली। तो जब हमारा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होता है। ठीक है, यानी लाइज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है बेटा आप लोगों को? तो ठीक है, एंड बेसिकली इट्स अ केस ऑफ मोनोपोली, बिकॉज इम्परफेक्ट के अंदर मोनोपोली ही आपके कंसेप्ट में सिलेबस में। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे गाइस आप लोग,
दैट इज, ये मैं अपनी साइड से लिखवा रहा हूँ, दैट इज प्रूव दैट elasticity of demand, elasticity of demand, elasticity of demand is more elastic, is more elastic in monopoly, in imperfect competition, imperfectly competitive market. ठीक है, इस चीज को प्रूव करो जी। बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को मेरी? यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपके पढ़ने के लिए, ठीक है बेटा। नाउ अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बेटा मेरे साथ में आप लोग, दैट इज लर्नर इंडेक्स। ठीक है बेटा, लर्नर इंडेक्स। अब ये टॉपिक समझना बेटा, लर्नर इंडेक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जैसे आपके सामने टी आर था, टी आर द फंक्शन ऑफ पी इंटू क्यू, एंड यू नो पी द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी इंटू क्यू, टी आर। फिर आपने क्या किया, टी आर का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यानी डी बाई डी क्यू ऑफ पी विच इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी इंटू क्यू। तो इट इज बेसिकली फर्स्ट और ये सेकंड। फॉर्मूला बनेगा P प्लस Q डी पी बाय डी क्यू, ठीक है। एंड एज यू नो व्हेन यू मल्टीप्लाई P एंड डिवाइड बाय P, प्लस अगर मैं बेटा यहाँ से P कॉमन भी ले लेता हूँ तो यहाँ बचता है 1 प्लस Q बाय P एंड डी पी बाय डी क्यू, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर हम लोग बेटा यहाँ पर, तो P कॉमन है, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/, में ई वाई माइनस लिखा है क्योंकि आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बता दिया था। तो इट इज बेसिकली एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है बेटा। ये आपका बेसिकली बन गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया एम आर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 माइनस का 1/, में ई। देखो बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हो चीज़ों को, लेट सपोज P इज इक्वल्स टू ए माइनस का बी क्यू। आप ऐसे भी समझो बेटा चीज़ों को। आपने क्या करेगा, आपका डिमांड फंक्शन है, आपने टी आर निकाला, टी आर का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है। तो ये हो गया जी ए क्यू माइनस का बी क्यू स्क्वायर, गॉट इट। देन आपने बेटा इसका डी टी आर बाई डी क्यू करा, यह है ए माइनस का 2b क्यू, और फिर आपने इसका टी आर को क्यू के रिस्पेक्ट में डिवाइड किया, यह है जी ए माइनस का बी क्यू, ठीक है। तो अब एक बार बताओ जैसे आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान से देखकर, अगर मैं डी स्क्वायर टी आर अपॉन में डी क्यू स्क्वायर करता हूँ तो ये आ गई जी माइनस का 2b, ठीक है। और अगर मैं इस डी टी आर का डेरिवेटिव करता हूँ, ये इसमें एक बार बताता हूँ, ये डी टी आर बाई डी क्यू, इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा आपको माइनस का बी। बेसिकली माइनस साइन को आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि वो इट्स शोज ओनली डायरेक्शन, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट मुझे इतना बता दो कि बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ एम आर, बिकॉज दिस इज बेसिकली एम आर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्लोप ऑफ एम आर, ठीक है। और ये है बेटा ए आर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्लोप ऑफ ए आर, ठीक है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ ए आर एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ एम आर, ठीक है। स्लोप ऑफ ए आर एंड स्लोप ऑफ एम आर, गॉट इट। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए आर एंड स्लोप ऑफ एम आर, स्लोप ऑफ एम आर 2b है, स्लोप ऑफ ए आर b है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ ए आर जो है, अब यहाँ से देखो क्या है, स्लोप ऑफ एम आर है 2b, वो 2b और ये है। तो अगर आप देखो भी तो क्योंकि स्लोप ऑफ ए आर b है, तो स्लोप ऑफ एम आर बेसिकली ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ ए आर होगा ना। तो आप ये कह सकते हो कि स्लोप ऑफ एम आर इज इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ ए आर, ठीक है। ये बात आपको मेरी समझ में आई थी बेटा, स्लोप ऑफ एम आर
इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ ए आर। अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो मेरे साथ में, इधर डायग्राम में बेटा समझना यहाँ पर, तो अगर मैंने इसका डायग्राम बनाया इधर यहाँ पे कहीं, ये डिमांड कर, ये एम आर कर, ठीक है बेटा, ये डिमांड कर और इसका मान लो आप इसका हाफ यहाँ पे मान लो, ये ए आर कर, सॉरी दिस इज एम आर कर बेसिकली, ये वाला, ठीक है, दिस इज ए आर, दिस इज एम आर। चलो जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब मैं वो लिख रहा हूँ कंडीशन पढ़ाने वाली, एम आर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 माइनस का 1 अपन में ई, ठीक है, दैट इज एम आर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 माइनस का 1 अपन में ई। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, जस्ट एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से, जहाँ से एम आर इक्वल्स टू 0 है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन उठा के यहाँ बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ से उठा के एक लाइन यहाँ बना देता हूँ, तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे? अगर मैंने यहाँ से उठा के एक लाइन यहाँ बना दी तो मुझे बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मुझे बता रहा है कि एम आर यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे जहाँ पे हमारा बेसिकली एम आर इज इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब ये डिमांड कर्व पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब देखो समझना, जैसे कि बेटा आप लोग जानते हो कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो डिमांड कर्व पर ही पॉइंट बनता है। अब सोचो कि अगर हमने एम आर को 0 बोला, ऐसे समझना बेटा, देखो दोनों दोनों आप दोनों कंसेप्ट देख सकते हो, एक ही रीजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, और एक ये वाला रीजन यहाँ पे हम बोलते हैं एम आर इज पॉजिटिव, यहाँ पे एम आर पॉजिटिव होता है, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली एक से ज़्यादा होती है, और यहाँ पे एम आर नेगेटिव होता है, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली एक से कम होती है। यानी देखो ये वाला रीजन तो हमें बेटा ऑलरेडी पता है, ये वाली बात तो हमें पता है। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ यहाँ से एम आर वाले कंडीशन से, तो अब बेटा यहाँ पे देखो तीन बातें बनेंगी। मैं बोलता हूँ अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम आर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 माइनस का 1 ओपन 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एम आर क्या होगा जी यहाँ पे 0, ठीक है बेटा, एम आर की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0, कब? जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है। गॉट इट? मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एम आर इज इक्वल्स टू 0 कब? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 होगा। सिमिलरली बेटा सेकेंड पॉइंट पे, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, मोर देन 1 में 2 मान लो, तो एम आर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 माइनस का 1 अपॉन में 2। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, बट द आंसर ऑब्वियसली बात है आपको बेटा पॉजिटिव होगा, तो एम आर इज बेसिकली पॉजिटिव। कब? कब? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा थी। अब देखिए जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा है तो यहाँ तक के रीजन में जो एम आर है वो पॉजिटिव ही है। एंड थर्ड केस बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली लेस देन 1। और कब लेस देन 1? मुझे बेटा बता दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 व्हेन एम आर इज नेगेटिव। तो देख लेते हैं इस चीज़ को भी, मान लो एक से कम है, आप हाफ मान लो, तो एम आर इज बेसिकली एम आर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 माइनस का 1 ओपन में हाफ, वो सॉल्व लो कि क्या आ गया जी 1 माइनस का 2, ये आ गया जी माइनस का पी। ऑब्वियसली बात है प्राइस तो पॉजिटिव होगा लेकिन वो नेगेटिव है, ठीक है, तो एम आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे सामने, नेगेटिव। गॉट इट बेटा? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो बेसिकली बेटा इसे हम कहते हैं, इस पूरे कंडीशन को, इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा लर्नर इंडेक्स। गॉट इट? ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा आप लोग को अच्छे से? सो दिस बेसिकली नोन एज लर्नर इंडेक्स। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। तो अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से जरा लिख लीजिएगा आप लोग मेरे साथ में, दैट इज क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं प्रूव दैट मोनोपोलिस्ट
मोनोपोलिस्ट ऑलवेज वर्क इन always works in elastic region by using learners index ठीक है। तो अब देखो एक बात समझना यहाँ पे, बाय यूजिंग लर्नर्स इंडेक्स आपको यहाँ पे इसको प्रूफ करना है कि क्यों मोनोपोलिस्ट लर्नर इंडेक्स, मतलब क्यों मोनोपोलिस्ट हमेशा इलास्टिक रीजन में काम करता है। देखो बेटा ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं इलास्टिक रीजन, ठीक है, इसे हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक रीजन, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा है, और क्यों, क्योंकि एम आर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली एम आर पॉजिटिव होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा यहाँ पर होगा, ठीक है बेटा। मेरी यहाँ तक बात आपको समझ में आती है, क्लियर। अब बच्चे कहते हैं जी सर यहाँ पे क्यों नहीं लाई कर सकता, ये क्यों नहीं होता मोनोपोली रीजन, ये क्यों नहीं होता। अरे बेटा देखो ना, अगर मोनोपोली रीजन अगर ईडी 1 हो गया तो एम आर 0 हो गया, और ईडी अगर एक से कम होगा तो एम आर बेसिकली नेगेटिव हो गया। सो बेसिकली मोनोपोली हमेशा पॉजिटिव एम आर पे काम करता है, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा इसको अच्छे से समझना, चीज़ों को बढ़िया से समझना, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली हॉटलिंग्स लेम्मा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द न्यू टॉपिक दैट इज हॉटलिंग्स लेम्मा। यहाँ तक के लिए बेटा इस क्लास को इतना रखते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो होता है इनपुट डिमांड फंक्शन का, इनपुट डिमांड फंक्शन मतलब बेसिकली हम लोगों को इनपुट डिमांड फंक्शन सॉल्व करना पड़ता है, मीनिंग हमें लेबर और कैपिटल की डिमांड सॉल्व करनी पड़ती है। लेकिन ये जो लेबर और कैपिटल है ये ऑब्वियसली बात है तो लेबर और कैपिटल का आउटकम, लेकिन ये हर लेवल पे डिफरेंट मेथड से सॉल्व होता है। ये मैटर करता है कि ये हम किस बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल समझना, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ मान लो वो अनकंडीशनल, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अनकंडीशनल, आपको शायद आपको बेटा याद होगा मैंने ये समझाया था कि अनकंडीशनल इनपुट डिमांड का मतलब क्या हो जाता है। बेसिकली आपका जो लेबर कैपिटल है जिसे फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर एंड कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा अनकंडीशनल इनपुट डिमांड। उसके बाद में एक इनपुट डिमांड हम लोग निकालते हैं बेटा कंडीशनल, ठीक है। एक हम लोग निकालते हैं कंडीशनल, दैट इज बेसिकली एल डब्ल्यू आर एंड क्वांटिटी के डब्ल्यू आर एंड क्वांटिटी, ठीक है जी। और उसके बाद में बेटा हम लोग यहाँ से सॉर्ट आउट करते हैं बेटा। अब देखो एक तो ये लेवल ही हो गया था, उसके बाद बेटा हमने एक और सॉल्व किया था दैट वाज शेफर्ड लेमा, ठीक है। शेफर्ड लेमा के बेसिस पर वहां पे जो लेबर और कैपिटल निकला था वो कंपल्सरी निकला था, आउटकम तो मतलब सेम ही आता होगा लेकिन उसका मेथड अलग था। बेसिकली मैं आपसे डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारा अब इनपुट डिमांड आएगा अब उसे बोलेंगे, तो पहले बताता हूँ इनपुट डिमांड फंक्शन किसका होगा, वो होगा डब्ल्यू आर एंड प्राइस का, ठीक है, डब्ल्यू आर एंड प्राइस का। और बेसिकली एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है कि हमारा जो हॉटलिंग्स लेम्मा, देखो पहली बात तो ये है इसे कहते हैं हॉटलिंग्स लेम्मा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हॉटलिंग्स लेम्मा, ठीक है बेटा, हॉटलिंग्स लेम्मा बेसिकली। तो अब देखो एक बात समझना, ये जो हॉटलिंग्स लेम्मा है ये हमेशा शॉर्ट रन में सॉल्व होता है, एक बात ध्यान रखना, हॉटलिंग्स लेम्मा हमेशा बेटा शॉर्ट रन में सॉल्व होता है। अब इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन बस मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअली चीजें बता रहा हूँ कि शॉर्ट रन में ही हॉटलिंग लेम्मा सॉल्व होता है। इस बेसिस पे अगर हम सबके शॉर्ट रन की बात करते हैं ना तो सब जगह से चाहो तो लिख लो बट चाहो तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि बेटा शॉर्ट रन के अंदर के बार गिवन होता है। तो हमने बेसिकली इनपुट डिमांड निकाला इन शॉर्ट रन। तो जो इनपुट डिमांड हमारा फंक्शन होता है बेसिकली
ओके फ्रेंड्स, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हम लोग इनपुट डिमांड्स निकालते हैं, ठीक है। एक अनकंडीशनल होता है, एक कंडीशनल होता है, एक शाफर्ड लेमा वाले बेस पर होता है और एक हॉटलिंग्स लेमा वाले बेस पर होता है, ठीक है। ये चार टाइप के फंक्शंस होते हैं बेसिकली हमारे सामने। और हॉटलिंग लेमा में बस बड़ा फर्क क्या होता है कि यहाँ ये प्राइस का फंक्शन होता है, प्राइस ऑफ आउटपुट। इसका मतलब हम लोग जब हॉटलिंग लेमा सॉल्व कर रहे होते हैं, देखो समझना, हम जब अनकंडीशनल सॉल्व कर रहे हो तो पहले मैं इसके के बारे में बता देता हूँ। तो बेटा हमारा बेसिकली आउटपुट मैक्सिमाइज होता है, ठीक है बेटा। जब हम लोग कंडीशनल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा बेसिकली कॉस्ट मिनिमाइज होता है। और जब शेफर्ड लेमा होता है बेटा, यहाँ भी कॉस्ट मिनिमाइज होता है, बट यहाँ पे ना कॉस्ट गिवन होता है, मिनिमम कॉस्ट गिवन होता है। जैसे यहाँ तो आप मिनिमाइज करते हो, बट यहाँ पे बेटा मिनिमम कॉस्ट बेसिकली गिवन होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बेसिकली बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो, गॉट इट। तो ये चार चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट बेसिस पर, तो इनको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो बेटा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना चीज़ों को, ठीक है बेटा। तो ज़रा ध्यान से देखना इधर चीज़ों को। देखो बेटा, जस्ट मैं अगर शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो अगर आपको जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया दूँ, बहुत बहुत बेसिक आइडिया, तो बेसिकली ये जो लेबर होती है, ठीक है, ये जो बेसिकली ये जो लेबर होती है, इसको सॉल्व करने के अभी तक मल्टीपल मेथड्स आए हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट लेबर को सॉल्व करना। अगर मैं थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड की बात करता हूँ आपसे, ट्रेडिशनल मेथड इन क्लासिकल फॉर्म, ठीक है, ट्रेडिशनल लेवल पे, तो वी एम पी एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू होता था, या फिर आप कह सकते हो पी इंटू एम पी एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, या फिर एम पी एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई पी। तो ये बेसिकली हमारे सामने एम पी एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई पी, ये टर्म आता था हमारे सामने, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बेटा लेबर डिमांड सॉल्व करते थे, विच इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड प्राइस। अब देखो ना, डब्ल्यू भी और प्राइस भी है, समझ रहे हो। तो बेटा कहीं ना कहीं हम लोग इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग रहेगा इसका, तो जरा ध्यान से समझना चीज़ों को। तो देखिए बेटा, हमें जब बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज की बात करनी है, हमारे पास बेटा कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को जरा फॉलो करना, ठीक है। फॉर हॉटलिंग लेमा, आपको हॉटलिंग्स लेमा सॉल्व करना है, तो उसके लिए बेटा कुछ स्टेप्स हैं, जरा स्टेप्स फॉलो करिएगा। तो स्टेप नंबर 1, जाने ना बेटा हॉटलिंग लेमा को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो कुछ स्टेप्स है, स्टेप फॉलो करना है यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 1, अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी? देखिए, कंस्ट्रक्ट प्रॉफिट फंक्शन, कंस्ट्रक्ट प्रॉफिट फंक्शन, कंस्ट्रक्ट प्रॉफिट फंक्शन दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी, है ना बेटा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी, एंड एज यू नो टी आर इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, P into quantity, and minus TC again is a function of quantity, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बात करते हो TC की, अब देखो लॉजिकल बात समझना, मैं थोड़ा सा चीज़ों को सॉल्व कर लेता हूँ। ये जो TC है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ Q, बेसिकली TC इज इक्वल्स टू WL प्लस का RK, बिकॉज वी बेसिकली फाइंड आउट द इनपुट डिमांड्स ना। तो इनपुट डिमांड अब इस तरीके से कि बेटा कि हमारा जो एंटायर कंसेप्ट है, अब एक बार बताओ मुझे, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, कैपिटल एंड लेबर। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो, प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कैपिटल, लेबर, डब्ल्यू आर, है ना जी। तो बेसिकली आप कह सकते हो पी इंटू एफ ऑफ के कॉमा एल माइनस का डब्ल्यू एल प्लस का आर के, ये ब्रैकेट हो गया। तो बेसिकली हमने सबसे पहले बेटा प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जैसा एग्जाम में चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, प्राइसेस, कैपिटल, लेबर, वेजेस एंड रेंट, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये आ गया पाई इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी। अब जस्ट बेटा बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताना कि मैं जस्ट छोटा सा हिसाब से डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी के अंदर वेज बढ़ेगा,
ठीक है, वेज इंक्रीज करता है, यानी इनपुट प्राइस भी बढ़ना होता है। तो मुझे सबसे पहले बताओ क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ती है प्रॉफिट कम हो जाएगा। सिमिलरली आर के लिए भी आएगा। आर में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली के पर बाल लग जाएगा ये। अभी तक इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल चीज जो बड़ा न्यूमेरिकल चीजें आएंगी तो हम लगाएंगे सब चीज़ों को, तो ज़रा ध्यान से समझना चीज़ों को कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस पे प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग इन इनपुट प्राइसेस बेसिकली, ठीक है। जब मैंने आपको शायद याद होगा, आपको प्रॉफिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी सिखाई थी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में, ठीक है। तो बेटा ये स्टेप नंबर 1 था। अब है जी स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 है बेटा कैलकुलेट इनपुट डिमांड। कैलकुलेट इनपुट डिमांड। कैलकुलेट इनपुट डिमांड, ठीक है बेटा। तो बेसिकली बेटा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी। एंड अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्रॉफिट को विद रिस्पेक्ट टू लेबर, ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो दिस इज बेसिकली अच्छा ये इसको ऐसे कर दो आप, P इंटू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर माइनस का टी सी इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो ये होगा जी आपका एफ एल फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। के को बाहर लगा दो आप, माइनस का टी सी एल, के को बाहर लगा दो आप। तो जस्ट ये कुछ स्टेप्स में लिखा, अगर नॉर्मली देखो तो ये पी एफ एल माइनस का ये हो जाता है डब्ल्यू, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो ये एफ एल आ जाएगा आपका डब्ल्यू बाई पी, ठीक है। और यहाँ से आप अब देखो लॉजिकल बात समझना, ये तो हो गया जी हमारा इनपुट डिमांड। लेकिन देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इनपुट डिमांड, लेकिन अगर मैं इसको P इंटू एफ एल ही रहने देता हूँ, समझना, अगर मैं इसको P इंटू एफ एल, यानी आप इसको कह सकते हो प्राइस इंटू एम पी एल, तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू का आप बोलते हो बेटा एम आर पी एल, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ लेबर। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनपुट दैट इज लेबर, दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो ये क्या है, ये जो एक्स्ट्रा लेबर ने प्रोडक्शन करी है उससे रेवेन्यू, दैट इज एडिशनल रेवेन्यू बाय सेलिंग द एडिशनल क्वांटिटी, ठीक है। एडिशनल क्वांटिटी जो लेबर ने प्रोड्यूस करी है उसको सेल करके जो रेवेन्यू मिला है, एंड दिस इज बेसिकली एडिशनल कॉस्ट व्हिच इज फेस्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, जब वो पेमेंट करता है लेबर को। तो बेटा यहाँ से जो हमारी वैल्यू सॉल्व होगी वो आएगी, जो भी इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ से बेटा, ठीक है, इक्वेशन वाली फॉर्म आएगी यहाँ से, दैट इज द इनपुट डिमांड व्हिच इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू पी आर एंड के बार। ध्यान बेटा मैं के बार लगा रहा हूँ, के बार लगाने का मतलब होता है इट्स बेसिकली शॉर्ट रन, ठीक है बेटा। ये बेसिकली क्या है मेरे बच्चा, ये है शॉर्ट रन, गॉट इट। अच्छा अब एक वो बताओ, अगर लॉजिकली बात सोचना, मैंने यहाँ से बात कर रहा हूँ इधर से, तो मुझे जस्ट ये बताओ, अगर इकोनॉमी में लेबर बढ़ती है, ठीक है, लेबर की क्वांटिटी बढ़ती है, तो लेबर की क्वांटिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। प्रोडक्शन बढ़ रही, तो मेरा पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्शन बढ़ रही है क्या वो इकोनॉमी के अंदर सेल हो रही है, जो प्रोडक्शन बढ़ रही है, यानी लेबर की डिमांड इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली कमोडिटीज के प्राइसेस, ठीक है बेटा। यानी अब खुद सोचो, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल मोर, और प्रोड्यूसर जब ज़्यादा बेचना चाहता है या फिर सेलर ज़्यादा बेचना चाहता है तो उसके बाद वो प्रोड्यूस गुड होना भी चाहिए, एंड जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेटा जो है प्रोड्यूसर उससे अपनी इकोनॉमी के अंदर लेबर डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, और जहाँ लेबर डिमांड बढ़ती है वहाँ बेटा वेज बढ़ जाएगा। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है तो इकोनॉमी में लेबर डिमांड बढ़ती है, लेकिन जब लेबर डिमांड बढ़ती है तो वेज बढ़ती है, और वेजेस का जो उसके बाद का इम्पैक्ट पड़ता है ऑन लेबर डिमांड बेसिकली वो कम होने लग जाता है। ये एक तरह का स्पाइरल कंसेप्ट है, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वाली, कोई बात अलग है, बट आपसे इतनी सी बात समझना, ठीक है, कि जब इकोनॉमी के अंदर किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इकोनॉमी में बेटा लेबर डिमांड इंक्रीज होने लग जाती है।
यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को क्लियरली अच्छे से? चलिए जी, चलिए आपने बेटा यहाँ तक समझ लिया, तो इसे हम बोलेंगे सेकंड स्टेप। नाउ द स्टेप नंबर 3 इज बेसिकली स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो दैट इज कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी एंड प्रॉफिट ऑफ एफ के एल माइनस का डब्ल्यू एल माइनस का आर के बार। तो ये आ गया जी के बार, ठीक है। एंड जनरली अगर आपने उसको थोड़ा बहुत जो समझना, कैलकुलेट प्रॉफिट, बट प्रॉफिट जो आपने वहाँ से लेबर डिमांड जो भी निकाली होगी, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो बेसिकली पी मतलब प्राइस फंक्शन ऑफ ये मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, ये कैपिटल के बार। नाउ एल इज अ फंक्शन ऑफ, अब जो एल है, अब बेटा यानी एल की वैल्यू जो भी यहाँ से एल की वैल्यू निकल के आई होगी वाली, दिस वन, ये जो एल की वैल्यू जो भी यहाँ से सोल्व होके आई होगी, ठीक है, आप इसे उठा के यहाँ रख दो। इसे उठाया आपने, इसे उठाया बेटा आप लोगों ने, यहाँ पुट कर दिया। तो बेसिकली दिस एल इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, डब्ल्यू आर पी, ठीक है, के बार, डब्ल्यू आर पी के बार। तो ये हमारा कैपिटल फंक्शन मतलब प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, माइनस का डब्ल्यू, और ये एल था, एल की जगह क्या ऑब्वियसली बात है सेम वैल्यू इधर भी पुट कर दो, ये सेम वैल्यू यहाँ भी पुट कर दो। तो ये आ गई डब्ल्यू आर के बार एन पी माइनस का आर के बार, ठीक है बेटा। तो बेसिकली ये आपके पास में प्रॉफिट फंक्शन आ गया, जो एक आउटकम आ गया, जो कि प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट आया है जहाँ से वो मैक्सिमाइज हो रहा है। अब आप एक बात सोचो कि हमने जो एंटायर फंक्शन निकाला था लेबर का फंक्शन, किसके फॉर्म में आ गया? अभी देखो लेबर का जो फंक्शन आया था वो डब्ल्यू आर के बार और पी में था। अब सोचो बेटा डब्ल्यू भी कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है, के भी कांस्टेंट है। इसका मतलब लेबर डिमांड बेसिकली किस पे डिपेंड हो गया? कंप्लीटली प्राइस पर। एज the prices of the commodity increases then economy demands more labor, ठीक है। बेसिकली डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, ओके ना बेटा। अगर इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ते हैं तो इकोनॉमी की लेबर डिमांड बेटा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को अच्छे से क्लियर? चीजें समझना बेटा यहाँ पे। तो मेरा कंसेप्ट बस इतना सा है कि आवर प्रॉफिट फंक्शन कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्राइसेस, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो अगर हम ये कहते हैं कि लेबर डिमांड बढ़ती है, अब सोचना अगर लेबर डिमांड बढ़ती है तो वेजेस बढ़ते हैं, ठीक है जी, वेजेस बेसिकली बढ़ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड तो बढ़ रही है पर साथ साथ वेजेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये बस आइडिया रखना दिमाग में। और बेसिकली मैंने जब वैल्यू पुट कर दी तो बड़ा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट हो गया, न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द स्टेप नंबर 4 हियर? स्टेप नंबर 4 है बेटा कैलकुलेट द क्वांटिटी, बेसिकली कैलकुलेट द क्वांटिटी, इसे बोलेंगे क्यू एच। अब आप बोलोगे क्यू एच मतलब बेटा बेसिकली ये हम सप्लाई फंक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, विच इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल। हमें पे बेटा क्या निकाल रहे हैं? सप्लाई फंक्शन। तो पता है क्या करो सप्लाई फंक्शन के लिए? जो आपके पास में प्रॉफिट आया है विच इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर के बार। देखो आप सोचो क्या क्या है, के बार है, डब्ल्यू आर के बार आ गया, पी आ गया, फिर डब्ल्यू ये रहा, एल है बट एल की जगह डब्ल्यू आर के बार है, और आर और के बार, यानी कंप्लीटली फंक्शन डब्ल्यू आर के बार और पी के फॉर्म में आ गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। ये हमारा हो गया जी मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे हमने लेबर डिमांड सॉल्व किया है, क्योंकि जो बढ़ेगा प्रॉफिट, अगर प्राइस बढ़ेगा कमोडिटी का तो लेबर डिमांड बढ़ेगी, लेबर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ लो मेरी बात को, प्राइस बढ़ेगा तो लेबर डिमांड बढ़ेगी, लेबर डिमांड बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा एंड ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब प्रोड्यूसर को टेंशन नहीं है, अब वो इस हिसाब से लेबर डिमांड करेगा,
अब जैसे कोई बेटा एक छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग एक बात बोलते हो, अब एक बात समझना, लॉजिकल एक बात डिस्कशन में कर रहा हूँ, मैं भी आप भी सभी एक बात बोलते हैं कि भाई बेसिकली जब लेबर डिमांड बढ़ती है तो वेज बढ़ती है, तो लेबर डिमांड बढ़ के वेज बढ़ती है, तो हम ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर को बेसिकली लॉस होने लग जाता है। लॉस होने का मतलब क्या हो जाता है, ही फेस बेसिकली एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी W इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती तो प्रोड्यूसर को पहले से के मुकाबले कम प्रॉफिट होता है, या तो लेस प्रॉफिट या फिर लॉस। लेकिन ये कब की दिक्कत थी बेटा, जब हमारा इनपुट डिमांड जो लेबर था वो सिर्फ W या वेजेस का फंक्शन था, बट आज क्या है, जो लेबर है विच इज अ फंक्शन ऑफ W R K bar and price also। तो अगर अगर बेसिकली किसी भी कंडीशन पर लेबर बढ़ रही है तो लेबर का प्राइस पर इम्पैक्ट पॉजिटिव है, तभी कह सकते हो अगर प्राइस बढ़ेगा तो लेबर डिमांड बढ़ेगी। अब अगर लेबर डिमांड बढ़ने से वेज बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है ना तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, यही रीजन रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो वेज बढ़ रहा है, दिस इंक्रीमेंट ऑफ वेज एंड दिस इंक्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज बेसिकली दिस। ठीक है, तो इसलिए प्रोड्यूसर एडजस्ट कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि सर लेबर डिमांड होते हुए वेज भी तो बढ़ रही है तो नुकसान भी तो हो रहा है, नहीं बेटा, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट का चेंज इज मोर देन वेजेस का चेंज। ठीक है, तो बेसिकली जब आप बेटा यहाँ से प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, देन यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ हॉटलिंग्स लेम्मा। गॉट इट? बेसिकली यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ हॉटलिंग्स लेम्मा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये बेटा बेसिकली शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन इसे ही कहते हैं। ठीक है, इसे ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन। ठीक है बेटा, शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन एग्जाम में बस ये आ जाएगा कि हॉट रन में एक्सप्लेन करो, तो आप इसको सॉल्व कर देना यहाँ पर। ठीक है, दिस इज बेसिकली शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन। गॉट इट? आगे बात करें बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब बेटा छोटे से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं हम लोग, छोटे से न्यूमेरिकल that is derive the short run supply function, derive the short run supply function by using Hoteling's lemma। ठीक है, Hoteling's lemma ये लगा, ठीक, ये ज़्यादा बेटर है। अब मतलब अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो दूसरे पेन ले लेते हैं, रेड पेन। तो मान लो प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है हमारे पास में के एल इज इक्वल्स टू क्वांटिटी विच इज फंक्शन ऑफ के एंड एल। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ के एंड एल। ये हमारा आउटपुट फंक्शन हो गया बेसिकली। ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल प्लस का आर के। अब देखो बेटा, मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं, 4 स्टेप, तो चारों के चारों स्टेप फॉलो करना आप लोग। ठीक है, कौन कौन से स्टेप थे बेटा? सबसे पहला स्टेप मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, चारों के चारों स्टेप्स वो इंपॉर्टेंट है, बस वो 4 स्टेप फॉलो करने, देन बेसिकली यू ड्राइव योर शॉर्ट टर्म सप्लाई फंक्शन। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, वो जैसे फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर डब्ल्यू आर एन पी। ठीक है, यहाँ ये वाला ये ड्राइव करना। उसके बाद अगला है कैलकुलेट इनपुट डिमांड, बेसिकली डिफरेंशिएट प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर। गॉट इट? आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 था ये। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप कैलकुलेट प्रॉफिट, जो वैल्यू लेबर डिमांड की आई थी वहां से इनपुट डिमांड की, उससे आप प्रॉफिट फंक्शन के अंदर पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट क्वांटिटी क्यूएच बेसिकली। ठीक है, कैलकुलेट क्वांटिटी क्यूएच, बस आगे आंसर, यानी डिफरेंशिएट कर दो प्रॉफिट को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। गॉट इट? इतना आसान है जी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो बहुत इजी है। तो अब देखो मैं करता हूँ आपके लिए, तो स्टेप नंबर 1 अब मैं ऐसा करके लिख दूंगा, यानी मैं लिख देता हूँ सॉल्व फॉर
प्रॉफिट फंक्शन, सॉल्व फॉर प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है जी। तो वो है जी हमारे सामने प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी, देन प्रॉफिट इज बेसिकली पी इंटू क्वान्टिटी माइनस का टी सी, एज यू नो टी सी हो गया। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, पी मतलब ये प्राइस इंटू क्वान्टिटी, तो पी इंटू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर माइनस का टी सी बेसिकली डब्ल्यू एल माइनस का आर के, बार लगा देते हैं यहाँ पर, शॉर्ट रन है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये पी और ये हो गया रूट के बार एल माइनस का डब्ल्यू एल माइनस का आर के बार, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली प्रॉफिट, ठीक है जी। ये होगी जी प्रॉफिट, ओके। ये स्टेप नंबर 1 है। नाउ स्टेप नंबर 2 इज व्हाट बेटा, स्टेप नंबर 2 है कि इनपुट डिमांड, सॉल्व फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनपुट डिमांड, सॉल्व फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनपुट डिमांड, ठीक है। इनपुट डिमांड निकालनी जी आपको यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा जी आपको यहाँ पर बच्चा, इनपुट डिमांड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इनपुट डिमांड के लिए आपको जो प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट इज बेसिकली टी आर माइनस का टी सी था जो हमने ड्राइव किया था, सीधे से ड्राइव लिख देता हूँ, पी इंटू डॉट रूट के एल माइनस का डब्ल्यू एल माइनस का आर के, और बार लगा दो जी इसके ऊपर, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, अब इस प्रॉफिट को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो जब हमने इसके ऊपर डिफरेंशिएट किया तो यार पी ये रहा, रूट के ये रहा, 1/2 रूट एन माइनस का डब्ल्यू, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी पी बाय 2 रूट के बाय एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, पी बाय 2 हो गया, और ये रूट के बाय एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। थोड़ा बहुत हमने बेटा इसको सिंप्लीफाई करा, जैसे एग्जांपल स्क्वायरिंग बोथ साइड करा अगर हम लोगों ने इसको, तो यहाँ से मुझे कुछ आउटकम ऐसा मिला, दैट इज पी स्क्वायर बाय 4 के बाय एल, या आप इसको कह सकते हो के बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन। तो ये जो एल आ गया, एल इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, के, बार लगा लो हम लोग बेटा इसके ऊपर, बार पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर के बार 4w, यानी प्राइजेस में वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, वेजेस में वो बेटा नेगेटिवली रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द इनपुट डिमांड, एल स्टार कह दो आप इसको, इसको बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन भी मान लो यहाँ पे, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3 सॉल्व, स्टेप नंबर 3 इज सॉल्व फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। सॉल्व फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी, और ये आया जी यहाँ से हमारे सामने प्रॉफिट पी। अब देखो कंसेप्ट नहीं समझना, ये था जी ये पी इंटू रूट के एल माइनस का डब्ल्यू एल माइनस का आर के बार। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, पुट दी वैल्यू, लिख देता हूँ यहाँ पर, पुट दी वैल्यू, put the value of put the value of L star from equation 1। तो बेटा यहाँ से वैल्यू उठा के हम लोग अगर यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिएगा ध्यान से बेटा, मैंने क्या करा, ये यहाँ से वैल्यू उठाई और यहाँ पुट कर दी, दैट इज टी रूट के बार, और ये जो L है, L की जगह हम लोगों ने उठा के एक वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1/4, ठीक है, एंड पी स्क्वायर बाय डब्ल्यू स्क्वायर इंटू के बार माइनस का आर के बार माइनस का डब्ल्यू, और एल की जगह पे मैंने रख दिया पी स्क्वायर बाय 4 डब्ल्यू स्क्वायर इंटू के बार, ठीक है बेटा। तो ये जस्ट मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो अगर आप एक करके ध्यान से देखें
तो ये p का बाहर आके p स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे k स्क्वायर बाहर आके k बार बन जाएगा। लेकिन देखिए p बार भी अंदर भी है, तो p स्क्वायर p हुआ तो बाहर आके p स्क्वायर बना, k स्क्वायर मतलब करेगा k आ गया, और अपॉन में ये आ गया 2w माइनस का, देखिए एक यहाँ से वैल्यू गई तो क्या बची यहाँ पे p स्क्वायर के बार अपॉन में 4w, p स्क्वायर के बार अपॉन में 4w, ठीक है जी, एंड माइनस का r के बार, गॉट इट। तो बेटा यहाँ से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा जी यहाँ पे, तो ये आया p स्क्वायर के बार अपॉन में 4w माइनस का r के बार, सो दिस इज प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि सॉल्व फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, सो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है बेटा। तो अब जरा एक बात समझना, ये मैक्सिमम प्रॉफिट देखो, जब प्राइस बढ़ता है इकोनॉमी में, जब हम बेसिकली कहते हैं कि प्राइस बढ़ता है, तो कुछ भी हो या ना हो, अब देखो समझना, प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड एज यू नो जब प्राइस बढ़ा था तो लेबर डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी थी, ठीक है, लेबर इकोनॉमी की लेबर बढ़ी थी, लेबर बढ़ती है तो प्रॉफिट तब भी बढ़ता है, समझ रहे हो। तो हमने क्या करा, हमने अपना प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ पी निकाल दिया, एंड लेबर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी, ठीक है। तो हमने क्या करा, वो वैल्यूज पुट कर दी बस यहाँ पर, ठीक है, बट अब आप शायद समझ गए होंगे। सो दिस इज बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ स्टेप नंबर 4, step number 4, that is solve for short run supply function, solve for short run supply function, solve for short run supply function, ठीक है जी। तो जरा ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन के लिए आपको क्या करना है जी, आपके सामने प्रॉफिट है, दैट इज पी स्क्वायर के बार अपॉन में 4w माइनस का r के बार। नाउ बट डिफरेंशिएट दिस p this pi with respect to price, so this will basically 2p के बार अपॉन में 4w, एंड यहाँ से ये कैंसिल आउट बचा आपके पास में p के बार अपॉन में 2w, एंड एज यू नो पुट इट इक्वल्स टू q, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली हॉटलिंग्स लेम्मा सप्लाई, तो qs ऑफ हॉटलिंग लेम्मा इज इक्वल्स टू p के बार अपॉन में 2w, ठीक है, qs is equals to p के बार अपॉन में 2w, so this is basically supply function, got it। यहाँ तक बड़ा मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से क्लियरली, तो ये कंसेप्ट था, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, ठीक है। चलो जी, अब एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट और हम बात कर लेते हैं इधर बेटा, न्यूमेरिकली चीज़ों पर ध्यान से समझना बेटा इधर, बस एक छोटा सा कंसेप्ट और है न्यूमेरिकल बेसिस पर, दैट इज, मान लो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, दैट इज q इज इक्वल्स टू a p b, ठीक है, q इज इक्वल्स टू a p b, जहाँ पे q जो है वो आउटपुट है और p जो है वो प्राइस ऑफ आउटपुट है, ठीक है, बेसिकली q जो है वो आउटपुट है और जो p है वो प्राइस ऑफ आउटपुट है। कहते हैं इंटरप्रेट b, कहते हैं जो b है ना, इसको इंटरप्रेट करो, बस ये कंसेप्ट समझना चाहता हूँ बस मैं आपको, इंटरप्रेट b, ठीक है, b को इंटरप्रेट करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो समझो, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है q इज इक्वल्स टू a p b, और हमने क्या करा, dq बाय dp निकाला, यहाँ बचा जी ये b था, b है ये आया जी a b p b माइनस 1, ठीक है जी, एंड चलिए जी यहाँ तक में आ गया। अब हमने अगर यहाँ से, अब देखिएगा ये हमारा डी क्यू बाय डी पी, अब इसको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा आपने ए बी पी बी अपॉन में पी, और अगर इस पी को तुम यहाँ ले गए इधर, तो ये क्या बचा जी ए बी,
p टू द पावर p। अब देखो समझना जी, यहाँ पे है जी p इंटू डी क्यू बाई डी पी। अगर मैं q से डिवाइड कर दूं दोनों जगह, ठीक है जी, दोनों जगह q से मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो ये तो बन गया जी हमारे पास में इलास्टिसिटी। और ये क्या हो जाएगी जी, देखो a p b b अपॉन में q। और शायद अगर आपको पता हो ये q की वैल्यू यही है, तो मतलब आप चाहो तो a p b q इज इक्वल्स टू था ना, तो ये वैल्यू से आप इसको कट कर सकते हो, तो क्या बचा जी b। तो इन दिस केस द इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू b। तो इस केस में जो हमारा b होता है वो इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से? गॉट इट बेटा, क्लियर? चलिए जी, तो बेटा हमारे यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है जी। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन का कंसेप्ट बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो बेटा एज यू नो न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं तो वो हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। ये इलास्टिसिटी है, ठीक है, दिस इज इलास्टिसिटी, एन से डिनोट करते हैं ना इलास्टिसिटी को। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉफिट फंक्शन को अच्छे से देख लेना बेटा, 2 क्लासेस हुई है इसके ऊपर। कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे बताइएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है बेटा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।